आइए मेरे बच्चों, आई एम रवि कुमार, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश फ्रॉम अभिनव क्लासेस महाराजगंज। मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सेशन होगा बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि मेरे वीडियो को आप लाइक शेयर करें और साथ ही साथ में आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप तो इस वीडियो को देखें ही, और साथ ही साथ में जो अन्य जो बच्चे हैं उस अन्य बच्चों को भी आप शेयर करें ताकि आपके साथ साथ वो भी सीखें। आप सबके मन में ये बातें चल रही होगी कि आज का जो हमारा सेशन होगा वह किस तरीके का सेशन होने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग सीखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस पर आधारित। यदि आपका एक्टिव का सेंटेंस दे दिया गया हो और उसे पैसिव में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरीके से उसे पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि पास्ट जो परफेक्ट है या कोई भी टेंस है, यदि उस टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना हो तो सबसे पहले आप क्या करें, आप उस टेंस को पहचान पा रहे हैं या उस टेंस को आप नहीं पहचान पा रहे। जैसे यहाँ आइडेंटिफाई की बात करते हैं, मतलब आप इसको पहचान पा रहे हैं कि आप इसको नहीं पहचान पा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस हिंदी क्रिया के अंत में चुका थी, चुकी थी और साथ ही साथ में चुके थे, कभी या ई थी भी दे देता है, ईटीसी अगर दे देता है तो उसे हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस समझते हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ तक हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो आपका जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, उसके बाद आप हेड को लिखेंगे, उसके बाद आप MB3 को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और उसके बाद इफ या एनी का आप प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले आप सब्जेक्ट को लेते हैं, उसके बाद हेड के बाद MB3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है उस पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, व्हाट मे बी द स्ट्रक्चर ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, तो आप कहेंगे कि सब्जेक्ट के बाद हेड लगा देंगे, उसके बाद MB3, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, उसके बाद इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल के द्वारा सत्यापित करते हैं, माने जांच करते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई हैड रिटेन ऑन नोवेल। ठीक है मेरे बच्चों, आई हैड का मतलब, आई का मतलब मैं, रिटेन V3 है आपका, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इसे हम लोग MB3 कहते हैं, और ये तो चूंकि हैड है। मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर यह कहता है कि सबसे पहले मुझे आप सब्जेक्ट को ले लीजिए, हमने यहाँ सब्जेक्ट को ले लिया है। उसके बाद आपका स्ट्रक्चर कहता है कि मुझे हेड की ज़रूरत है, यहाँ हमने हेड भी ले लिया। फिर यह कह रहा है कि मुझे MB3 की ज़रूरत है, ये क्या है आपका रिटेन MB3 है, राइट का MB3 रिटेन होता है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इसको हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन वॉइस की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों, एक्टिव वॉइस कहते हैं, एक्टिव वॉइस कहते हैं। सवाल यह है कि इसे आप एक्टिव वॉइस क्यों कहेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, जरा इस सब्जेक्ट को आप पहचानिए। इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वह कुछ न कुछ काम कर रहा है। तो सवाल यह है कि इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट है वह किस तरीके का काम कर रहा है, तो आपका रिटेन का काम कर रहा है। रिटेन का मतलब लिखने का काम कर रहा है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था बच्चों कि डूअर ऑफ द जो एक्शन है, ठीक है ना। अब इसको समझिए, ये जो रहा आपका एक्शन और ये रहा आपका डूअर, ठीक है ना। तो डूअर का मतलब करने वाला और एक्शन का मतलब काम। तो जो किसी प्रकार की काम को करता है उसको हम लोग एक्टिव वॉइस में हम लोग उसे कहते हैं। जरा आप आइडेंटिफाई करके देख लीजिए, ये रहा आपका आई चूंकि आपका सब्जेक्ट है
और इसको हमने एक्टिव वॉइस इस सेंटेंस को इसलिए कहा क्योंकि इस सेंटेंस में आपका जो सब्जेक्ट आई है वह सब्जेक्ट आई कुछ ना कुछ काम कर रहा है। तो वह किस तरीके के काम को कर रहा है, तो वह यहाँ पर लिखने का काम कर रहा है। इसलिए इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में मानेंगे। सो दिस सेंटेंस इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। इसलिए यह जो सेंटेंस है इस सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस में मानेंगे। यदि इसे पैसिव में कन्वर्ट यदि करना हो तो सबसे पहले कुछ नहीं करना, वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है उस वाक्य के ऑब्जेक्ट पर हम लोग चले जाते हैं। तो जरा आप मुझे बताइए कि इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है, और नोबेल है। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जब वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है तो उस वाक्य की ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं बाबू, सब्जेक्ट के स्थान पर रख देते हैं। टेंस कौन सा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका पैसिव जो रूल होता है मेरे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को हम लिखते हैं, उस ऑब्जेक्ट के बाद हम लोग क्या करते हैं, हैड प्लस उसके बाद बीन लगाते हैं, फिर हम MB3 उसके बाद बाई सब्जेक्ट लगाकर हम क्या करते हैं, इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। तो कह रहा है कि मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इस वाक्य का जो ऑब्जेक्ट है क्या है, और नोबेल है। उस और नोबेल को हमने यहाँ लिखा। फिर कह रहा है कि जब आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में दे दिया तो मुझे हैड की ज़रूरत है, तो यहाँ क्या कर देंगे बच्चों, हैड लिख देंगे। फिर कह रहा है मुझे बिन चाहिए, तो चलो यहाँ बिन लिख लो। ठीक है, फिर कह रहा है कि मुझे MB3 की अब ज़रूरत है, तो यहाँ ऑलरेडी आपका MB3 है, तो उसको क्या कर देंगे, जैसे है वैसे लिख देंगे। फिर आगे थोड़े समय बढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट लगा हुआ है, तो इसमें बाई प्लस सब्जेक्ट को हम लोग लिखेंगे, बाई लिख देंगे। और इस वाक्य की जो सब्जेक्ट, चूंकि यह नॉमिनेटिव केस में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर उसे हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। तो आई चूंकि नॉमिनेटिव केस है, यदि किसी ने पूछ लिया कि आई का जो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो आप उसे बताइएगा कि आई का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वह हमारा मी होता है। ठीक है, अब ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। पहले वाला सेंटेंस था कि आई हैड रिटन अ नोवेल, मैं एक नोवेल लिख चुका था, लेकिन अब हुआ कि एक नोवेल किसी दूसरे के द्वारा लिखा जा चुका था। तो पहला जो सेंटेंस है उसे हम कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, लेकिन दूसरा जो सेंटेंस है मेरे बच्चों उसको हम लोग कहते हैं रिसीवर ऑफ द एक्शन। अब रिसीवर ऑफ द एक्शन का क्या मतलब है, तो रिसीवर ऑफ द एक्शन का मतलब कि कोई भी काम किसी दूसरे के द्वारा जो संपादित होती है, ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं कि हमारी जो एक्शन है वह एक्शन क्या हो गई बाबू, रिसीव हो गई। जरा यहाँ देखिए, नोवेल का जो काम है लिखने का किसके द्वारा हो रहा है, आपका जो इस सेंटेंस के अंदर मी है, इस मी के द्वारा हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, रिसीवर ऑफ द एक्शन कहेंगे। ठीक है, इसको सेंटेंस के हिसाब से यदि देखा जाए तो इसे कौन सा सेंटेंस हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। माने दिस इज नोन एज अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। अब सवाल यह है कि इस अफर्मेटिव सेंटेंस पर आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप प्लीज टेक ए रिव्यू एंड देन आई कुड मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। तो आप सबसे पहले जो है इसका एक रिव्यू ले लिया। चलिए आइए मेरे बच्चों, अब आ जाते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके एग्जाम में देगा कि यू हैड रिटेन और लेटेड। ठीक है मेरे बच्चों, ऑप्शन ए आपका दे देगा कि a letter had been written by you। ठीक है, ऑप्शन बी दे देगा कि a letter
हैव बीन रिटेन बाय यू, और ऑप्शन सी जो दे देगा आपका एन ओ, एनी का मतलब नॉन, मतलब कोई नहीं। इसमें आप सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को आप आइडेंटिफाई कर दीजिए। ये रहा आपका सब्जेक्ट। उसके बाद आप जो है इसकी, ये मेन वर्ब है, उसके बाद इसकी जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट पे आ जाएगी। ऑप्शन को हम एलिमिनेट करते हैं, मतलब इसको हटाते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है और कौन सा ऑप्शन हमारा सही नहीं। तो आते हम चेक करते हैं। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे? सब्जेक्ट के स्थान पर। तो बताइए, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, इसको हमने क्या किया, इस सब्जेक्ट के स्थान पे रख दिया। और चूंकि आपको हमने बताया था नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस MB3, और उसके बाद क्या करते हैं, बाय सब्जेक्ट लगाकर आप इफ या एनी का प्रयोग करते हैं। तो यदि आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया तो आप चेक कीजिए कि इसमें हमने हाइड का प्रयोग किया कि नहीं किया, किया। क्योंकि यहाँ हाइड मांग भी रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम हाइड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आप बिन लगा दीजिए, उसके बाद बिन लगा दीजिए। फिर कह रहा है कि मुझे MB3 की जरूरत है। MB3 का मतलब ये आपका रिटेन होगी। फिर आप बाई लगा दीजिए और ये सब्जेक्ट को लिख दीजिए, ठीक है। तो बाई हमने क्या किया, यहाँ लगाया। और चूंकि ये जो यू है ये सब्जेक्टिव केस में दिया गया है, लेकिन उसको हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि यू का यदि आपसे कोई ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो आप उसे क्या बताइएगा, तो यू का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है यू ही होता है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो आपका जो पहला जो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका सही है। लेकिन ऑप्शन बी की जहां तक आप बातें करते हैं, यह ऑप्शन बी जो है आपका गलत है। क्यों हो गया गलत? क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट की बातें कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं, और हैव का जो प्रयोग होता है मेरे बच्चों वह प्रेजेंट परफेक्ट में होता है। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन सी की जो बात करते हैं NONE, अब ऑप्शन सी हमारा क्यों नहीं होगा? इसलिए ऑप्शन सी हमारा नहीं होगा क्योंकि ऑप्शन इसमें से यदि कोई नहीं दिया रहता, आइदर ए या बी, तो वैसी सिचुएशन में हम क्या करते, नॉन का प्रयोग करते। इसलिए दो ऑप्शन हमारे एलिमिनेट हो गए, दो ऑप्शन हमारे कट गए, और हमारा जो पहला ऑप्शन है यह हमारा सही है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे मेरी बातों को। और आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, इसी पैटर्न पर आधारित आपकी जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपका एक क्वेश्चन दे दिया गया रहेगा और आपके 3 ऑप्शन, कभी कभी 4 ऑप्शन भी दे देता है। उस ऑप्शन में से अब आपको चूज करना है कि विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन, ठीक है ना, ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब जो सबसे अच्छा ऑप्शन है, वह सबसे अच्छा ऑप्शन आपका क्या हो सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। आइए इस पर आजकल जो ट्रेंड बदला है मेरे बच्चों, ट्रांसलेशन भी पूछने लगा है, ठीक है ना। ट्रांसलेशन भी आजकल वॉइस से 1 मार्क्स का आपका आने लगा है, ठीक है। अगर आपसे ट्रांसलेशन पूछ लेता है तो आप कैसे उसका जवाब दीजिएगा? आपसे ट्रांसलेशन कैसे पूछेगा? एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था, लिखा जा चुका था, यही है ना। आप जरा देखिए, इसमें नियम यह है कि ऑब्जेक्ट को जो है आपको चूज करना है। और बेसिक क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी भी सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट दिया गया है या ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया, तो ऑब्जेक्ट अगर आसानी से पहचान में आ जाता है तब तो ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका आसानी से पहचान में नहीं आता है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे?
तो आपको हमने बताया था कि दो इंट्रोगेटिव वर्ड को याद रखिए, एक आपका व्हाट है और दूसरा क्या है आपका होम है। इन दोनों के माध्यम से आप प्रश्न बनाने की कोशिश कीजिए। एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जा चुका था, तो आपने क्या लिखा जा चुका था, तो पता चला एक पत्र। तो जो निकल के आया वाट से प्रश्न बनाने के बाद, तो वही आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है मेरे बच्चों, तो इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है, एक पत्र है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखना है, सब्जेक्ट के स्थान पर, ये रहा ऑब्जेक्ट। उसके बाद कह रहा है कि मुझे अब हेड की जरूरत है, अगर हेड तुम नहीं दोगे तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। तो भाई इसकी तबीयत खराब ना करना है, ये जो हेड है इस हेड को हमें कहाँ कर देना है, यहाँ लिख देना है। फिर कह रहा मुझे बिन दे दो, यहाँ बिन हो गया। लिखा जा चुका है तो इसका V3 क्या होगा, रीटिंग। उसके बाद आप बाई लगा दो। फिर किसके द्वारा, मेरे द्वारा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मी कहते हैं। ठीक है, इस तरीके से कभी कभी आपके एग्जाम में ट्रांसलेशन भी पूछ लेता है। ठीक है, इसको ऑप्शन वाइज भी ट्रांसलेशन पूछ लेता है। तो इसका आप एक रिव्यू ले लीजिए। प्लीज टेक ए रिव्यू ऑफ दिस पैसिव वॉइस, देन आई कुड मूव ऑन द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर फ्रेंड। चलिए, जैसे मान लीजिए आपको दे दिया है मेरे द्वारा एक चोर पकड़ा गया था, पकड़ा गया था। ठीक है, आपका ऑप्शन ए दे देगा, और thief had been caught by me। ऑप्शन बी दे देगा आपका कि a thief was been caught by me। ठीक है, और ऑप्शन सी आपका दे देगा कि a thief have been caught by me, caught by me। आपके सामने तीन ऑप्शन इसने रखा, आपको इसमें से बताना है कि आपका ऑप्शन ये सही। अगर आपका ऑप्शन ये सही है तो आपको ये भी बताना है कि आपका ऑप्शन ये क्यों सही है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ऑप्शन बी हमारा सही है, तो आपको ये भी बताना है कि आपका ऑप्शन बी जो है क्यों सही है, ऑप्शन सी सही है या नहीं। तो हमने आपको बताया ऑब्जेक्ट कौन हुआ इसका, कौन पकड़ा गया था, तो एक चोर पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया, तो एक चोर। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऑथिफ क्या हो गया, वाक्य का ऑब्जेक्ट हो गया। चूंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, हैड बीन का प्रयोग करते हैं। नियम आप देख चुके हैं। उसके बाद ये पकड़ा जाना, पकड़ा जाना के जो V1 होता है, क्रिया का जो पहला रूप होता है, उसको हम लोग कैच कहते हैं। लेकिन इसमें MV3 चाहिए, तो कैच का MV3 यदि कोई पूछ ले तो आप उसे बताइएगा कॉट होता है। यहाँ हमने कॉट भी लिख दिया। फिर नियम कहता है कि बाई आप लगा दीजिए, और उस बाई के बाद यहाँ क्या करना है, मेरे द्वारा का अंग्रेजी मी होता है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, योर फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। ऑप्शन सेकंड क्यों गलत, क्योंकि आपने देखा या थीफ है, तो और थीफ के अनुसार पास्ट जो परफेक्ट टेंस है, उस पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर हैड बीन यदि होता तो सही होता, नहीं तो ये गलत हो जाता, तो गलत चुकी है। लेकिन तीसरा ऑप्शन की जो हम लोग बात करते हैं, ये तीसरा ऑप्शन हमारा क्यों गलत है, तो तीसरा ऑप्शन हमारा इसलिए गलत है क्योंकि ये बात कर रहा है पास्ट परफेक्ट की, और यहाँ क्या कर दिया है, इसने हैव बीन का प्रयोग कर दिया है। इसलिए हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है मेरे बच्चों, वह तीसरा ऑप्शन भी पूरी तरीके से गलत है। अब हम लोग आ जाते हैं कि यदि इस पर आधारित आपका
नेगेटिव सेंटेंस दे दिया गया हो, तब हम क्या करेंगे? नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है मेरे बच्चों, आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस का मतलब यह होता है कि जिस सेंटेंस में आपको कहीं भी नो दिखाई दे देता है और नॉट दिखाई दे देता है, उसको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर इसका होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस MB3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, उसके बाद आप लगा देंगे इफ या एंड। ठीक है, क्या क्या करना है इस सेंटेंस के अंदर? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है, उसके बाद आपको क्या करना है? हैड लिखना है, नॉट लगाना है, फिर बिन लगा दीजिएगा, MB3 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड इफ या एंड। जैसे हमने एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझना चाहा, तो क्या समझा हमने? कहा कि आई हैड नॉट सॉरी ये बिन नहीं होगा इसमें, आई हैड नॉट कॉट द थीफ। ठीक है, ये रहा आपके सामने सेंटेंस। ये तो आपको पता है कि ये रहा आपका सब्जेक्ट, ठीक, ये रहा आपका MB3 और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस, क्यों नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे? क्योंकि इसमें आपका नॉट आ गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। चूंकि ये जो सेंटेंस है मेरे बच्चों ये एक्टिव में है, ये बात आप अच्छी तरीके से समझते हैं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट कोई ना कोई काम कर रहा था। ठीक है, अगर इस सेंटेंस को यदि पैसिव में बदलना हो तो बिल्कुल सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है। इस वाक्य के जो ऑब्जेक्ट है, जिस तरीके से पहले हम बदल रहे थे उसी तरीके से इसको भी हम बदलेंगे। इस वाक्य की ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ है मेरे बच्चों। ठीक है, रूल है कि ऑब्जेक्ट को लाइए, उसके बाद हाइड को लाइए, फिर आप नॉट लिख दीजिए, फिर आप बिन लिखिए, उसके बाद आप MB3 लगाइए बाई सब्जेक्ट। ठीक है, उसके बाद आप इफ या एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो वाक्य का ऑब्जेक्ट क्या है? द थीफ है, तो यहाँ क्या लिख देंगे बच्चों? द थीफ लिखेंगे। फिर कह रहा है कि मुझे हैड की जरूरत है, तो चलिए भाई हैड लिख देते हैं। फिर कह रहा है कि नॉट, यहाँ क्या कर देंगे? नॉट लगा देंगे। फिर कह रहा है कि मुझे बिन की जरूरत है, ये जो बिन है इसको उठा कर यहाँ रख देंगे, फिर इसको उतार कर यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, कॉट हो गई। फिर आप बाई लगा देंगे। चूंकि सब्जेक्ट आपका आई नॉमिनेटिव केस में है, तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस में बनाना है। तो आई का यदि कोई आपसे ऑब्जेक्टिव केस पूछता है तो आप क्या करेंगे? मे लिख देंगे। ठीक है, ये आपका नेगेटिव बन गया। कुछ नहीं करना है, एक पैटर्न यदि आप अच्छी तरीके से समझ गए, टोटल चीज़ें आप आसानी तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। इसमें कुछ करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, सिर्फ अफर्मेटिव होगा तो उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन यदि सेंटेंस आपका नेगेटिव हो गया है तो उसमें नॉट का प्रयोग करेंगे। प्रोसेस आपका सेम होने वाला है, ये ना कहेंगे कि ये प्रोसेस अलग होगी और ये जो प्रोसेस है आपका अलग होगी। प्रोसेस बिल्कुल सबका एक समान है। यहाँ पर नॉट का प्रयोग करना है नेगेटिव होगा तो। यदि आप पा गए कि हमारा जो सेंटेंस है वह हमारा अफर्मेटिव का सेंटेंस है, तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे? उसमें नो या नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। मैं आशा करता हूँ ये बातें समझ में आ गई होगी। तो इसको प्लीज़ टेक ए रिव्यू। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इस पर आधारित आपके जो एग्ज़ाम हैं उस एग्ज़ाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। प्लीज़ टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए मेरे बच्चों, आ जाइए इधर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि माई फादर हैड नॉट किल्ड अ स्नेक, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। ऑप्शन ए दे दिया, और स्नेक
had not been killed by my father। ठीक है, ये ऑप्शन ए। ऑप्शन बी दे दिए कि a snake had not killed by my father और ऑप्शन सी आपका दे दिया NONA नॉट। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप कॉमन सेंस यूज करें। सबसे पहले इस वाक्य की जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे आ जाइए, उसके बाद इसका जो मेन वर्ब है उस पर आइए, उसके बाद ऑब्जेक्ट है उस पर आ जाइए। क्यों हमारा ऑप्शन ये सही है आपको तर्क के साथ बताना है। क्यों हमारा ऑप्शन जो बी है यह बी सही है और क्यों सी नहीं हो सकता। ठीक है, हमने आपको बताया था कि वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है उस वाक्य के ऑब्जेक्ट पे आप चले जाइए। देखिए, इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है मेरे बच्चों वो अ स्नेक दे दिया गया है, तो इस वाक्य के ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के स्थान पर हमने रख दिया। फिर नियम यह कहता है कि हैड लगा दीजिए, हैड लगाए, नॉट भी लगे और बिन लगाकर क्रिया का तीसरा रूप भी हमने रखा। फिर नियम आपका यह कहता है कि बाई आप लगा दीजिए, चलिए हमने यहाँ बाई लगा दिया। और उस बाई के बाद हमने देखा कि सब्जेक्ट जो है हमारा माई फादर दे दिया गया है। ठीक है, तो माई फादर का तो ऑब्जेक्टिव किस माई फादर ही होगा। उसके लिए यदि आप ही का प्रयोग करते तब जाकर वहाँ हिम हो जाता, लेकिन सब्जेक्ट यदि हमारा माई फादर दे दिया गया हो तो माई फादर के यदि ऑब्जेक्टिव केस में पूछे तो वही लिख देते। अगर किसी नाम का अगर ऑब्जेक्टिव केस कोई पूछे तो नाम ही होता है। अगर राम की बात अगर कोई करता है कि जरा थोड़ा खड़ा होके बताओ कि राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो सकता है, तो राम की जो ऑब्जेक्टिव केस आपकी होगी राम ही होगी। माने दुनिया में तमाम जितने भी नाम हैं यदि उसका ऑब्जेक्टिव केस यदि पूछता है तो तमाम नाम ही हो सकता है। ठीक है, इसलिए योर ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। लेकिन ऑप्शन सेकंड क्यों गलत, इसलिए ऑप्शन सेकंड आपका गलत है क्योंकि यहाँ पर इसने क्या कर दिया, हैड नॉट तो लगा दिया, लेकिन जब पैसिव हम बनाते हैं तो उसमें बिन की ज़रूरत होती है। लेकिन ऑप्शन सेकंड में हम दूर दूर तक कहीं देख रहे हैं सेंटेंस के अंदर कि आपका बिन नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जब इस सेंटेंस में आपका बिन नहीं दिखाई दे रहा है तो इसलिए ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा और नॉन की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन यदि दोनों में से कोई सही नहीं होता तो वैसी परिस्थिति में हम क्या करते कि नॉन का प्रयोग करते। लेकिन ये ऑप्शन दोनों जो हैं इसमें से एक सही है, इसलिए नॉन की भी कोई गुंजाइश नहीं। एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि एक शेर को मेरे द्वारा पकड़ा जा चुका था, ये रहा आपके क्वेश्चन। ऑप्शन आपका दे देगा और लायन had been caught by me तो सेकेंड ऑप्शन होगा कि द लायन, एक शेर को मेरे द्वारा सॉरी बच्चे नहीं पकड़ा जा चुका था। हाँ, द लायन हैड नॉट बीन caught by me और ऑप्शन सी होगा एंड लायन had not been caught by me और ऑप्शन 4 दे देगा मेरे बच्चों कि a lion had not been caught by me एक शेर को मेरे द्वारा नहीं पकड़ा जा चुका था। तो आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। क्या नहीं पकड़ा जा चुका था, एक शेर को मेरे द्वारा नहीं पकड़ा जा चुका था।
तो इस वाक्य की जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सी ऑब्जेक्ट हो सकती है? एक शेर है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि ऑनलाइन तो लगाया, उसके बाद उसने हैड बीन लगाया, V3 भी लगाया, सब कुछ ठीक रखा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नॉट नहीं लगाया। शायद ये नॉट लगा दिया होता तो ये सेंटेंस सही होता, लेकिन नॉट की ऑप्शंस की वजह से, माने नॉट नहीं होने की वजह से आपका ये जो पहला जो सेंटेंस है, ये पहला सेंटेंस आपका गलत है। दूसरा सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम एक शेर की बात कर रहे हैं और इसने द लाइन लगाकर किसी खास शेर का बोध करा दिया, तो ऐसी परिस्थिति में खास की तो बात हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बी ऑप्शन जो आपका होगा, यह ऑप्शन आपका गलत होगा। लयन के पहले हम एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, बाकी तो ये ठीक है यहाँ से यहाँ, लेकिन सर्जरी करने के बाद पता चला कि पेशेंस की जो बीमारी है यहाँ है, ठीक है, तो यहाँ हमें एन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसने क्या कर दिया, यहाँ ज़बरदस्ती इंजेक्शन दे दिया एन का, इसलिए ये शेर पूरी तरीके से घायल हो गया मरने की स्थिति में। इसलिए ये जो सेंटेंस होगा आपका बेटा, ये गलत हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 की जो बातें हम करते हैं, ये ऑप्शन 4 आपका सही है। इसलिए सही है क्योंकि ऑल लायन हो गया, हैड नॉट लगा दिया, बेन भी लगाया कॉट बाई में, इसलिए ऑप्शन जो है डी आपका सही। आपके एग्जाम में अब इसी तरीके के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं और मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, और इससे संबंधित आपके एग्जाम में यदि किसी प्रकार का प्रश्न आता है तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूँ, पूरी आशा के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब आपका जो प्रश्न है वह प्रश्न अब छूटने वाला नहीं है, ठीक है। आप मेरे क्लास को बारी बारी से आप करते रहिए, आपकी एक भी जो क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, वे क्वेश्चन आपके एक भी नहीं छूटेंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसका एक रिव्यू ले लें, प्लीज़ टेक ए रिव्यू। और साथ ही साथ में मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें 2 चीज़ें छूट रही है, तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस नेक्स्ट वीडियो में मैं उन तमाम जो भी चीज़ें छूट रही है, इन तमाम चीज़ों को मैं उसमें इनपुट मैं करूँगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस पर आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि जितनी भी चीज़ों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जितनी भी चीज़ों को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उन सारी चीज़ों को आप अच्छी तरीके से कंप्लीट करके रखें, और मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही आप करेंगे। तो आपका 2 चीज़ छूट रहा है, एक तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस छूट रहा है, तो जो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस छूट रहा है उस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, और WH पर आधारित जो क्वेश्चन आपके छूट रहे हैं, इसको भी जो आपका नेक्स्ट जो वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो पर मैं कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए आज इतना ही रहने दिया जाए बच्चों, क्योंकि थोड़ी सी थकान भी महसूस हो रही है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जितने भी बच्चे हैं वे तमाम बच्चे अब इसको अच्छी तरीके से करेंगे, लेकिन आप साथ ही साथ में मेरे साथ एक बार लाउडली आप स्पीकिंग करिए, बातें करिए, लाउडली आप वॉइस को जो है रेज करिए कि आप इसको लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ना करना है, नहीं सब्सक्राइब करना है, और साथ ही साथ में बेल आइकन की जो घंटी है उसको अच्छी तरीके से बजा देना है यदि आप मेरा अपलोडेड वीडियो आप प्राप्त कर रहे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरी जो ऑक्सीजन की कमी बीच में जो हो गई थी वो ऑक्सीजन की कमी ना हो। आप लोग सब्सक्राइब करते हैं लेकिन धीरे धीरे कर रहे हैं, थोड़ी सब्सक्राइब की जो दर है उसको आप बढ़ाइए, और तमाम जितने भी दोस्त हैं, जितने भी यार हैं, उन सारे दोस्तों के बीच में भी मेरा जो ये वीडियो है, इस वीडियो को आप शेयर करिए, ताकि वो सब भी सीखें और साथ साथ में आप तो सीख ही रहें। तो आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चों।